सर हमने लास्ट क्लास में, मेरे बच्चों बिल्कुल चुप, सर हमने लास्ट क्लास में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, केडी वेडी सब कवर कर लिया था, याद है? चलिए आज हमने एक नई नस्ल की डेट को पढ़ना है। डेट होते हैं सर दो टाइप के, एक है रिडीमेबल और एक है इरिडीमेबल। अच्छा देखो, इरिडीमेबल और रिडीमेबल डेट में फर्क क्या है? रिडीमेबल डेट होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने जितनी एग्जांपल्स देखी थी वो सारे रिडीमेबल डेट की थी। 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके 100 रुपए वापस 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 वापस। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, बता देता हूँ। आपने कहा था कि चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे 8 नंबर का सवाल बनेगा, टोटल 8 मार्क्स का। ठीक है। अच्छा जी, आज ही हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर भी शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको एक हैंडआउट दूंगा, ठीक है जी, आज, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपने घर पे करने, और एक हम टेस्ट रखेंगे, क्विज रखेंगे, ताकि हम ये असेस कर सकें कि आपको पुरानी चीजें याद हैं या नहीं है। एक चीज देखो दिमाग में रखना, इस कोर्स का सबसे बुरा एस्पेक्ट पता है क्या है? नहीं, हर अगली चीज पिछले से कनेक्टेड है। ठीक है ना? आपने कोई चीज छोड़ी या बेस आपकी कमजोर हुई, अगली चीज आपको तकलीफ देंगी, ये मैं आपको अभी से बता दूं। ठीक है ना? आप अफोर्ड नहीं कर सकते आपको क्लास छोड़ो। ठीक है ना? देखो मैं फिर एक बात बता दूं, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट ना सिंक्रोनाइज्ड है। आप वैक पढ़ोगे, वैक के बाद आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ोगे, इसके लिए वैक की जरूरत है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बाद आप पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ोगे, उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की जरूरत है। पोर्टफोलियो थ्योरी के आगे आप सीएपीएम पढ़ोगे, उसके लिए पोर्टफोलियो थ्योरी की जरूरत है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट थिंग। ठीक है जी। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑल टुगेदर बीच में से आओ और कहो भाई यहां से मुझे पढ़ा दो, ये नहीं हो पाएगा। कॉस्टिंग में हो सकता ही, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने छोड़ दिया, दूसरा टॉपिक से ज्वाइन कर लो, रीजनेबली समझ आ जाएगा। यहाँ जगह जगह हम कह रहे होंगे यार वो वह कैसे निकला था, वह कैसे निकला था। ठीक है जी, तो जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। ठीक है जी। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, एमएफए का कोर्स कंपेयर टू दी अदर कोर्सेज कम है, लेकिन टेक्निकली बहुत खतरनाक कोर्स है। ठीक है, कम कोर्स है, छोटा कोर्स है, बड़ा नहीं है। ठीक है जी। पूरा जोर मार के बंदा पड़ा है, 2 महीने में खत्म हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन है, हाँ, लेकिन 2 महीने में खत्म होने के बाद फिर ये होगा कि लोग कहेंगे यार 2 महीने में खत्म करा दी, इतनी स्पीड में। ठीक है ना? चलो जी, मुझे एक बात बताओ, रिडीमेबल डेट वो डेट है जो कुछ टाइम बाद आपको वापस करना है। ठीक है जी। जैसे 3 साल बाद, 4 साल बाद, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल देखी थी उसमें क्या हो रहा था? वो कहता था अभी टेन्योर है 3 महीने का, 4 महीने का। इरिडीमेबल डेट ऐसा होता है जो कभी रिडीम नहीं होता। तो फिर ना 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 ना, इरिडीमेबल डेट का मतलब है कंपनी को पैसे मिलने और कंपनी ने वो पैसे रख लेने, वापस नहीं करने। हाँ, लेकिन सूद हर साल कंपनी पे करेगी, और वो जो सूद होगा वो एक कांस्टेंट रेट से होगा। इससे होगा कांस्टेंट रेट से, इसमें रेट चेंज नहीं होता। अब एक बात बताओ, अगर आपको कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट मिलता रहे, कॉन्स्टेंटली एक ही अमाउंट का इंटरेस्ट पूरी जिंदगी मिलता रहे, आपको नहीं लगता कि आप उस पूरी जिंदगी मिलने वाले इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो परपेचुइटी से? इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? के डी से, क्या आ जाएगा मेरे पास? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ऐसा वेरी सिंपल सर, पूरी जिंदगी आपको एक ही सूद मिलता रहेगा, कांस्टेंट है, परपेचुइटी है, परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलती है। डन। अगर आपको एग्जामिनर कहे कि जी टैक्स सेविंग्स भी है, तो फिर क्या करोगे? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स कर दोगे इंटरेस्ट को, और केडी भी कौन सा लोगे? इससे क्या आ जाएगा? ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कर दिया हो तो नीचे डिस्काउंटिंग भी किस रेट से होगी? ये आपको देगा ही पोस्ट टैक्स एग्जाम में। ठीक है जी, कर लोगे? मैंने दूं एक सवाल इसके ऊपर, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या मतलब? नहीं, इतने डिस्कनेक्टेड नहीं यार। है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का मतलब ये हमारे कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, इन्वेस्टर ने कितने के खरीदे हुए बॉन्ड्स, और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको क्या पे करेंगे इसको। ठीक है जी।
बढ़े हम आगे एक स्टेप। चलें जी आगे बढ़े हम दोस्त। सेकंड फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दें। सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास, इंटरेस्ट को मैंने आफ्टर टैक्स किया तो नीचे रेट भी कौन सा लूंगा, मैं पोस्ट टैक्स लूंगा। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, प्यारे भाई बोर्ड पे मेरा प्यारा बच्चा चुन्नू मुन्नू, और चाचा बातें नहीं। ये सारा वैक है, हाँ? ये भी आगे करना है तुम लोगों ने। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पहले एक आध सवाल तो मैं करा दूंगा। ऑनलाइन वालों को हैंड आउट कैसे मिलेंगे बेटा? ऑनलाइन वालों को हैंड आउट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी। देखो मैं क्लियरली एक बात बता देता हूँ, हमारे पास ना बीएफडी का पूरा मटेरियल है, अब उसमें से रेलेवेंट सिर्फ आपके लिए निकालना है। ठीक है, तो वो मैं किताब के फॉर्म में इस बैच में तो नहीं दे पाऊंगा, हैंड आउट देता जाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है जी, क्योंकि मैं अगर अभी बीएफडी की चीजें आपको दे दूं ना उठा के, मुझे पता है उसके अंदर बहुत सारी रेलेवेंट चीजें, तो थोड़ा सा मुझे रिफाइन करने में बेटा साथ साथ में वक्त लगेगा। ठीक है, और मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपको अपने बनाए हुए क्वेश्चंस में दूंगा, एसीसी के क्वेश्चंस दूंगा, आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है जी, अच्छी प्रैक्टिस सेट, अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक से इसी बैग की आपको डिटेल प्रैक्टिस कराने के लिए काशिफ आएगा। ठीक है, वो आपको एसीसी F9 के सवाल कराएगा, वो आपको जो आईसीडब्ल्यू का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है, वैग जितना हमने कवर किया है उसकी क्लासेस आपको उसकी प्रैक्टिस कराता रहेगा ताकि आपकी एग्जाम प्रैक्टिस चलती रहे। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास कोई पास पेपर्स नहीं है, हमारे टोटल पास पेपर्स क्या है? आईसीडब्ल्यू और एसीसी के F9। ठीक है, तो हमने वहीं से करना है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं सर, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ सर। कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स, बुक वैल्यू है इसकी 9 लाख। ठीक है जी, 15% रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसकी बुक वैल्यू है 1 मिलियन। ठीक है जी सर, दोनों के
कॉस्ट ऑफ डेट है दोनों को कॉस्ट ऑफ डेट है पहले वाले का 7% पोस्ट टैक्स, दूसरे वाले का 6%, सॉरी दूसरे वाले का 10% पोस्ट टैक्स। ठीक है जी। जो मेरे पास 15% है इसका टर्म टू मेच्योरिटी है 4 ईयर्स। ठीक है जी, शाबाश सर। मुझे दोनों की मार्केट वैल्यूज निकाल के दें, शाबाश। दोनों किस्म के डेट्स की मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दें। खुद से करें, गलत कर दें, तबाह कर दें, सवाल की जो है ना वो टैक्स रेट 30%, सॉरी। जी मैं कर रहा हूं, यहां देख लो, इसको मैं करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों छोड़ दो सारी चीजें। देखो मेरे पास जो पहला डेट है वो कौन सा डेट है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? इरिडीमेबल। अच्छा देखो बोर्ड पे देखो, एक चीज सीख लो मेरे बच्चों। देखो इरिडीमेबल डेट है कितने का? 9 लाख का। आप अज्यूम करो ये 100 रुपए का। कितने का? डेट की वैल्यू हमेशा किस में निकालोगे? 100 रुपए में। किस में निकालोगे? 100 रुपए में। बताओ 100 रुपए का अगर ये डेट होता, इधर 9 लाख की जगह 100 रुपए लिखा होता, बताओ मेरे पास सालाना इंटरेस्ट कितना होता? 12 रुपए होता। सालाना इंटरेस्ट कितना होता? 12 रुपए होता। इस पर टैक्स सेविंग्स मिलती कितना जी? 3.6। बताओ मेरे पास नेट नेट कितनी अमाउंट आती? 8.4। 8.4 रुपए का नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो मैं इंकर कर रहा हूं हर 100 रुपए में। डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, और तो सुनना, इस 8.4 रुपीस को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? किससे सर? सर 7% से। 7% से, 7% से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज कितना जी? कितना? 120। इसका मतलब है हर 7 रुपए की वैल्यू, हर 100 रुपए की वैल्यू कितनी है? 120। हर 100 रुपए की वैल्यू कितनी है? 120। सारी श्योर ही सात वो आ रहा है। हाँ चलो जी, हर 100 रुपए की वैल्यू कितनी है? 120। ऐसा पक्का? अब मेरे बच्चों वैल्यू सही निकाली है ना? अभी श्योर? आपने 12% को आफ्टर टैक्स किया और 7% पोस्ट टैक्स रेट, चलो सही। अब बताओ सर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल डेट कितना है? अब मैं करूंगा ये कि 9 लाख को डिवाइड बाय 100 करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 120 करूंगा। कितना आ रहा है देखो? ऐसा? इसका मतलब ये है कि सर आपको, इसका मतलब ये है कि सर आपको, इसका मतलब ये है कि सर आपको हमेशा 100 रुपए में कैलकुलेशन करनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन बिला वजह लंबी ना हो। अभी तुम यहां रखते 8.4 की जगह इतना बड़ा इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो आपने काम पेपर में नहीं करना, आसान रखना चीजों को। अब बताओ हमेशा मैं डेट की वैल्यू क्या करूंगा? डायरेक्ट वैल्यू हो रहा हो तो इतनी लंबी ना हो। अभी बेटा जब सवाल आएंगे ना आगे, डायरेक्ट करना तुम्हारे लिए अजाब बनता जाएगा। ठीक है जी, वो वैल्यू देगा 6.9 मिलियन और इंटरेस्ट रेट इतना वाहियात रेट देगा। ठीक है जी, कैश फ्लो निकालना तुम्हारे लिए अजाब हो जाएंगे। अब बताओ नीचे वाले के लिए मैं रिडीमेबल के लिए क्या करूं? इसको भी आप 100 रुपए अज्यूम करना। ठीक है जी, कैश फ्लो ड्राफ्ट करें कितने सालों में? 4 सालों के। बताओ अगर ये 100 रुपए का डेट होता तो हम कितने साल का इंटरेस्ट पे करते? कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करते? सर इंटरेस्ट हम पे करते 15 का। अब आप यहां लगा सर असल वैल्यू लगाओ तो कितनी बड़ी अमाउंट निकलेगी? 15। टैक्स सेविंग्स देखो कितनी आ रही है? 4 पॉइंट। फिर बताओ मेरे पास रिडम्पशन वैल्यू कितनी? कितने?
अब बताओ इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? सर 10% पोस्ट टैक्स रेट गिवन है, कितना आ रहा है देखो। हाँ, इरिडीमेबल की टोटल वैल्यू 9 पॉइंट, पक्का 9.55, फिर 10 नहीं, ये कितना आ रहा है? ये 7 पॉइंट, ये 7.9 नहीं है, फिर 75.54, बस। आगे क्या है? चलो जी, अब बताओ, सबको एडअप करो क्या आ रहा है। हर 100 रुपए की डेट की वैल्यू कितनी है? हर 100 रुपए के डेट की वैल्यू कितनी है? 1.58, सही कह रहा है लड़का। यानी हर 100 रुपए की वैल्यू कितनी है? 101.5 आटा। बताओ आपके पास इस डेट की बुक वैल्यू कितनी है टोटल? 1 मिलियन। तो बताओ इस 1 मिलियन को मैं क्या करूं? सर आप इस 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें, इससे डिवाइड कर दें 100 से, क्या आ रहा है? 101। ऐसा है। रिडीमेबल इरिडीमेबल में डिफरेंस पता चल गया। रिडीमेबल की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, रिडीमेबल के लिए कैलकुलेशन करनी है लंबी चौड़ी। क्लियर? पक्का? हम आगे बढ़े। इस सब्जेक्ट में जो है ना, वो सही से रश आएगा आई कैप के रिजल्ट के बाद। उसकी वजह ये है कि कोई 4,500 से 5,000 लोगों ने बीएम का पेपर दिया। ठीक है ना? बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा तो 50% ही पास होंगे, उसके बाद तो सब यही आएंगे ना। एनपीवी और आईआरआर का डिफरेंस क्या है? आईआरआर का मतलब होता है प्रोजेक्ट आपको कितना परसेंट रेट दे रहा है, रिटर्न परसेंटेज में होती है। एनपीवी का मतलब है कितना रिटर्न अमाउंट में दे रहा है वो। 4.5 और 3.6 कैसे आया बेटा? ये 30% है मेरे बच्चों। टैक्स सेविंग्स 30% रेट से आ रही है, तो टैक्स रेट 30% है ना। ठीक है जी। इरिडीमेबल एक वो डेटा है सर, एक वो डेटा है जिसमें हमने सूद के अलावा और कुछ भी पे नहीं करना। तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि जी हम हर साल 8.4 रुपीज के हिसाब से सूद देंगे। जिस तरह कांस्टेंट डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालना आसान है, कांस्टेंट डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो? उसको सिंपली डिवाइड कर दे दो, किससे? केई से। तो कांस्टेंट डेट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? केडी से डिवाइड कर दो। इरिडीमेबल डेट तो दुनिया का सबसे आसान चीज है। एनपीवी जीरो पे क्यों कैलकुलेट करते हैं? मुझे एक बात बताओ, एक एक प्रोजेक्ट की एनपीवी 10 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है? सूद देने के बाद भी 10 रुपए बच रहे हैं। अगर एक प्रोजेक्ट की मैं एनपीवी निकालता हूं 10% से और उसकी वैल्यू आती है 15 रुपए, तो इसका मतलब है 10% सूद देने के बाद भी कितने रुपए बच रहे हैं? और अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है सिर्फ सूद दे रहे हैं हम 10% का, इतना ही प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं रिटर्न। तो आईआरआर क्या बताता है कि प्रोजेक्ट क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है? तो उसके लिए एनपीवी का 0 होना जरूरी है कि वो रेट जिस पे एनपीवी 0 हो जाए, आपको ये पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट इतने परसेंट का रिटर्न दे रहा है। क्लियर है? बेटा इसका 12 रुपए का ना 30% लोगे ना 30% आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा।
सेट हो गया साकिब? साहिल तुमने क्लासें नहीं लिए क्या बीच में? साहिल क्लासेस पूरी चल रही है तुम्हारी या तुमने छोड़ी है बीच में? अच्छा चलो मैं सुन, कोई मसला नहीं। सुनो, रिडीमेबल का मतलब होता है पैसे आपको वापस करने। इरिडीमेबल में पैसे आपको वापस, ये जो ऊपर 8.4 आ रहा है ना, ये असल में 8.4 ऐसे, ये हर साल 8.4 मिलेगा। कब तक? कयामत तक। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका ये है, परपेचुटी। ठीक है ना? अब अगर कोई ये कहेगा कि परपेचुटी क्यों निकालते हैं ऐसे, तो फिर एक लंबी कहानी होगी, फिर हमें जाना पड़ेगा। वो क्या था, आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो एक फल खाया था, और फिर वो सारी कहानी वहां चलना शुरू होगी। ठीक है जी? फिर आज वाली क्लास हम छोड़ देंगे, ठीक है ना? अब मुझे एक बात, इंशाल्लाह भी कह रहा है राम, ठीक है जी? तो सर ये बता दें कि हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू आज के दिन किस रेट पर जीरो है। आईआरआर ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट में अगर मैं पैसे डालूं तो वो प्रोजेक्ट किस रेट पे जीरो एनपीवी प्रोड्यूस करेगा। उस रेट से ज्यादा सूद पे मुझे उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी? अगर एक प्रोजेक्ट की एनपीवी आ रही है 11%, 11%, तो इसका मतलब है, और 11 आईआरआर आ रहा है 11%, इसका मतलब है अगर आपने इसको 11% से ज्यादा रेट वाले सूद पे फाइनेंस किया तो ये एनपीवी, सर ये फायदा नहीं देगा, आप सूद भी पूरा नहीं कर पाओगे। आईआरआर क्या बताता है? ये प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे रहा है, ये प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे रहा है। अब्बा से हम पैसे मांग रहे हैं, अब्बा कितने दे रहे हैं, ये आईआरआर है। हम अब्बा से मांग कितने रहे हैं, ये वैक है। ऐसा? अब्बा से हम मांग क्या रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड रेट है। अब्बा दे क्या रहे हैं, आईआरआर दे रहे हैं। दोनों बराबर हो जाए तो हम अब्बा को कहेंगे अब्बा हमारी सिर्फ आप जरूरियात पूरी कर दो, तो एनपीवी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है जी? आईआरआर इज द एक्चुअल रिटर्न। एक बच्चा है सर जिसने बड़ा जबरदस्त काम किया इसी सब्जेक्ट के अंदर, वो क्लास रिकॉर्डेड देता है। उस बच्चे ने मुझे अपने नोट्स भेजे, बाकायदा उस बंदे ने पूरे नोट्स बनाए, फिर उसने डिफरेंट किताबें उठाई, उससे मुझसे मैसेज पे पूछा कि यूजीन एंड ब्रिगम, ये दो राइटर्स हैं, यूजीन ब्रिगम, और एक इसकी किताब पढ़ रहा हूँ मैं, कोई मसला तो नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बच्चे खुद से रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह रिडीमेबल का मतलब है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है बेटा सूद। वो इरिडीमेबल में भी होता है, रिडीमेबल में भी होता है। रिडीमेबल का मतलब होता है आपने एक दुकान से पैसे उधार लिए, दुकान वाले ने कहा 5 दिन बाद दे देना। ये क्या है, आपको पैसे 5 दिन बाद क्या करने हैं? इरिडीमेबल डेट का मतलब ये, कंपनी ने जो लोन लिया है लोगों से, कुछ टाइम बाद कंपनी ने उनको पैसे वापस करने हैं। ये कौन सा डेट हो गया, रिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब है कंपनी ने आपसे लोन लिया, कंपनी ने कहा जाओ नहीं है पैसे, कभी भी वापस नहीं करूंगा। तुमने कहा तो फिर पूरी जिंदगी हम क्या करेंगे? हमने कहा हम आपको सूद देते रहेंगे। उसने कहा कब तक? हमने कहा कयामत तक, पैसे नहीं देंगे आपको आपके वापस। ये कौन सा डेट हो गया, इरिडीमेबल। कंपनी कह रही है पैसे नहीं मिलेंगे, दफा हो जाओ, कौन सा डेट, इरिडीमेबल। 5 साल बाद हम पैसे वापस करेंगे, कौन सा डेट, जी। सेम 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 सेम, लीगल राइट आपका पार है, बिल्कुल पार है, सेम सेम। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बच्चे उसी के बाद सीधा एमएफए में आए। चलो जी, नहीं वैसे ऐसे दे नहीं सकते ना हमसे। चलो जी, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के वास्ते अब यहाँ देख लो। ठीक है जी? नहीं मुझे ये अभी कुछ टाइम पढ़ाने के बाद ये अंदाजा हो गया है, आपके लिए ना 4-4 आने वाले 35 सवाल बनाने पड़ेंगे। ठीक है? मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ ये सोच के कि आपका थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल है, आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ आ जाती है। मुझे लगता है नहीं, हर क्लास में आके शुरू से सारा रिकैप करना पड़ेगा। ठीक है जी? ताकि जिस बंदे का जब मूड हो क्लास लेके आने का, उसको भी समझ में आए। ठीक है ना? शुरू से लेके ना वैक कैसे कैलकुलेट होता है वो सारा मुझे बार बार हर क्लास में कराना पड़ेगा। एंड में हम 10 मिनट पढ़ा करेंगे। ठीक है जी? तो ये जमा होता रहेगा इंशाल्लाह, तो सेट हो जाएगा। है? चलो जी आगे बढ़ो जरा दोस्त। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में देखो भाई, जिसकी क्लासें मिस हुई है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिया करें मेरे प्यारे बच्चों। सर सुनिएगा दोस्त, सर मैं आपसे कह रहा हूँ जनाब, हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, अब जरा गौर से काम करना सर तरीके से। हाँ,
सर हमारे पास शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। रिजर्व्स हैं 50,000, 10% रिडीमेबल डेट, 12% इरिडीमेबल डेट। ठीक है जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं जनाब हमारे पास ये 16%, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स 5%, लास्ट डिविडेंड पेड ₹9.50। ठीक है जी। ये हमारा सारा डाटा आ गया किसके लिए? इक्विटी के लिए। ठीक है जी। फिर पोस्ट टैक्स केडी फॉर रिडीमेबल डेट 8%, पोस्ट टैक्स केडी फॉर इरिडीमेबल डेट 9%, टैक्स रेट 30%। ठीक है जी। मुझे कंपनी के वैक निकाल के दो, शाबाश। कैपिटल के बाद रिजर्व जी 15.67। चलो आओ जी, मुझे 3 चीजें चाहिए मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज मुझे चाहिए इक्विटी की मार्केट वैल्यू, और इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए उसने मुझे दिया हुआ डिविडेंड कितने का। भाई इक्विटी की मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगी, ऐसा। मुझे बताओ सर मेरे पास डिविडेंड कितने का है? 9.51 प्लस 5% डिवाइडेड बाय। अच्छा मुझे बताओ इससे जो मार्केट वैल्यू आएगी एक शेयर की आएगी या पूरी कंपनी की आएगी? क्योंकि डिविडेंड एक शेयर का लिया आपने तो मार्केट वैल्यू भी एक शेयर की आएगी। ठीक है, कितनी? 90.66। एक शेयर 90 रुपए का है। ठीक है जी। तो बताओ पूरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने, कितना आ रही है? 9,06,000 रुपए के आ गए इक्विटी का अमाउंट। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज सर मेरे पास रिडीमेबल डेट, क्या करूंगा सर रिडीमेबल डेट में? कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूंगा 1, 2 और 3। अज्यूम करना 100 रुपए का एक बॉन्ड है सर, इंटरेस्ट 10, 10 और टैक्स कितना? रिडम्पशन सर 7, 7 और 107। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? पोस्ट टैक्स केडी कितना? 8%। कितना जी? इक्विटी में रिजर्व नहीं लेंगे। देखो डे 1 में मैंने बताया था कि जब एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकल आए आप नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना, रिजर्व्स कभी भी उसमें ऐड नहीं करना, मार्केट वैल्यू में सब कुछ शामिल है। ठीक है ना, रिजर्व ऐड नहीं करना उसके अंदर मेरे बच्चे। हाँ 84 पॉइंट, ये कितना? टोटल 97.28, 97.42। तो एक बॉन्ड की वैल्यू है ना 100 रुपए की, हमारी टोटल बुक वैल्यू कितनी है? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 97.42 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ रहा है? 24345। पक्का? ये आगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट केडी तो हमें पता ही है। तीसरी चीज वो कौन सा सर?
इरिडीमेबल डेट, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, कितने रुपए का कूपन रेट है सर मेरे पास? सर 12%। रेट हर 100 रुपए की बॉन्ड की वैल्यू 93.33। बॉन्ड है कितने के? 20,000। 18 यही है। अब बताओ मेरे पास है 3 मार्केट वैल्यूज और 3 कॉस्ट ऑफ, 3 कॉस्ट। पहली मार्केट वैल्यू इक्विटी की 906, नहीं ऊपर वाले को दिखा भी दो ना, 906,818। फिर 16%। ये कहां से निकाला है सर? ये पेपर में गिवन था। प्लस ना 24355 रेट पोस्ट टैक्स। फिर सर प्लस प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाय, आप बताएं सर नीचे 906 प्लस जी निकालें, बताएं। ऐसा है, कितने लोगों ने सही से निकाल लिया था? एक्सीलेंट जी। चलिए कापी मारो। बोला तुमने सही कर लिया था ये? सबसे पहले उसने जवाब दिया था। किसी का 13% भी आ रहा था नशे का। कॉपी कर लो। 15.8 आ रहा है, कोई मसला नहीं। अभी तो बहुत आसान आसान सवाल चल रहे हैं बेटा। फोर्टीन पॉइंट एट आया, चेक कर लो ना कहाँ गलती की है जी, कहाँ गलती की है चेक कर लो। बड़े बेटा आ गए हम। बड़े बढ़ जाए। अच्छा जी, वैक निकालने आ गया पक्का। अच्छा चलो, अब आओ। अब दे रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगर दिमाग हाजिर रखना, दिमाग बड़ा रखना, ठीक है? पहले ये कॉपी कर लें हमारे। फ्रेंड वालों की बात करो हैं। क्या कह रहे हो? ये भी लाओगे? यार मैं रोज आता हूँ इधर। अरे उस बच्ची का जो यहाँ से चार्जर रखा था वो मिल गया था ना उसको। कौन सी स्टूडेंट थी वो? पता नहीं, बच्चे ने नकाब कर दिया, जानता भी नहीं उसको। जी बड़े हम आगे। रिडीमेबल लास्ट ईयर में 3 में 100 रुपए कंपनी इन्वेस्टर को वापस ड्राएगी, दे रही है, बिल्कुल दे रही है जी। बड़े हम आगे दोस्त। हाँ जी बड़े। इस ऑनलाइन के चक्कर में हमें ये भी नहीं पता चलता हमारे स्टूडेंट्स हैं कौन,
क्या नाम है उनका? अक्सर वो बेचता रहे पब्लिक प्लेसेस पे आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। उधर मैं होटल पे बैठा हुआ था नाश्ता करने सुकून से। मैं कहा अकेला बैठ के नाश्ता करूंगा, घर वाले हैं नहीं। नकाब करेगा क्या, हमको पब्लिक लाइफ नहीं है। नहीं, हम पब्लिक में उल्टा काम भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जहाँ जाओ। अभी मैंने सिर्फ वो क्लास में उस दिन सीए फाइनल में बात की कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा अभी 12 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को। तो वहाँ उन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया इस्लामाबाद के स्कूल से कि सर आपसे मिलने आएंगे। मैंने कहा मैं वाइफ को लेने आ रहा हूँ, पहले इनसे मिलना पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। चाय वाय पी लेंगे जरा बच्चों के साथ बैठ के, हैं? जब से तू आखिरी दवा रोया, मैं और किसी को ले जाने की हिम्मत नहीं है। चलो, बड़े हमारे दोस्त कभी शक्कर आए ना, आएंगे सर। चलो जी, अब जरा गौर से देखना बोर्ड पे। और बेटा आप अब जो एनालिसिस आप समझने जा रहे हैं ना, ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, ये वैक का आखिरी पार्ट है, लेकिन अगर समझ आ गया ना बहुत सुकून वाला काम हो जाएगा। मुझे पता है कंपनी की सेल्स है 100 रुपए, ये कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40 रुपए, जीपी कितना है? इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं 25 रुपए के, बचते हैं कितने? ये है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, इसमें से लेस होता है इंटरेस्ट से 10 रुपए का, क्या बचता है? ये है प्रॉफिट, टैक्स आ गया से 10 रुपए का दो, ऐसा। मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनना, अगर ये इंटरेस्ट बढ़ जाए, अगर ये इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, मुझे पता इसका नुकसान क्या है? सर चांसेस है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपनी ने लोन लिया, लोन लेगी जब भी कंपनी, गौर सुनना, ये जो कंपनी जिसका मैंने पीएनएल बनाया ना, इसका के ई है 15%। इस कंपनी ने आज तक लोन नहीं लिया, इसके शेयर होल्डर क्या रिटर्न मांग रहे हैं? 15% रिटर्न मांग रहे हैं। डन। इस कंपनी ने पहली दफा लोन लिया है, ये जो पीएनएल बनाया उसमें चेक दिखाया गया कि जी लोन हम लेने वाले हैं, इंटरेस्ट आएगा इधर। बताओ जैसी शेयर होल्डर को ये बात पता चलेगी कि कंपनी लोन लेने वाली है, उन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का? उनको एक डर लग जाएगा कि अब अगर सर इन्होंने लोन ले लिया तो पहले प्रॉफिट में पहले हिस्सेदारी किसकी होती है? देखो प्रॉफिट में ये जो 15 रुपए का अमाउंट है, ये जो 15 रुपए का अमाउंट है, ये शेयर होल्डर को मिलता है। इससे ऊपर क्या लेस हो रहा है? इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो भी कमाओगे इंटरेस्ट पहले दोगे, जो बचेगा वो शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। तो शेयर होल्डर ने चिल्लाना शुरू कर देना कि भाई अगर आप लोन ले रहे हो प्यारे भाई, तो फिर हम 15% का रिटर्न नहीं मांगेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ज्यादा रिटर्न मांगेंगे आपसे। क्यों? अब आप क्या हो चुके हो? रिस्की हो चुके हो। जब भी कंपनी लोन लेती है, शेयर होल्डर्स अपना रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ा देते हैं, वो ज्यादा रिटर्न मांगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक रिस्क क्रिएट कर देती है उनके लिए कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा पहले डेट होल्डर को मिलेगा, कुछ बचा तो तुम्हें मिलेगा। अच्छा वो सोच रहे हैं इनसे पहले ये मरदूद थे ही नहीं, डेट था ही नहीं, जो आता था भले 1 रुपया आता था कंपनी के शेयर होल्डर की जेब में जाता था। अब आएगा तो पहले किसको पूरा करना है हमने? डेट होल्डर्स को, फिर जो बचेगा वो। इसका मतलब है सर जब भी आप लोन लेते हैं, जब भी डेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कौन सा रिस्क क्रिएट होता है? फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा रिस्क क्रिएट होता है? अब आइंदा के बाद ये तुमसे पूछे कोई कि कंपनी के लोन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, आपने क्या कहना है? कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब चांसेस हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड ना मिले बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा। अब मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ 2 मिनट रुको। मुझे बताओ सर, लोन लेने से सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा ना, ऐसा? मुझे एक बात बताओ, अगर कल एआरटीटी सोचे कि यार हम सीए के कॉलेजेस के साथ साथ एक और काम शुरू कर दें, हम सोचते हैं शारा फैसल पे एक अच्छी सी दुकान लेके ना हलवा पूरी बनाएंगे सुबह। क्या करेंगे? हलवा पूरी बनाएंगे, स्विच करते हैं, उधर ज्यादा पैसा है। अब मुझे एक बात बताओ,
इस कंपनी के से मिसाल के तौर पर हजारों शेयर होल्डर, उन्होंने आके बोला क्या करने जा रहे हैं हम? हमने कहा हलवा पूरी बनाने जा रहे हैं। उसने कहा दिमाग खराब हो गया आपका, ये मतलब यहाँ कमाई हो तो रही है अच्छी खासी। हमने कहा नहीं यार, कमाई कम हो रही है, हलवा पूरी में ज्यादा है, क्योंकि ये कौम खाने में तेज है, ये खाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर लेगी, लेकिन फी में डिस्काउंट, फी नहीं दे सकते पूरी भाई। हाँ किसी की मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन नहीं सर। और जो डिस्काउंट बचाते हैं यहाँ से, वो जाके अपने नए मोबाइल के पैसों में, मतलब जो नया मोबाइल खरीदना है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा तो ये लेवल की हरामखोरी यहाँ चलती है। एक बच्चे ने कहा डिस्काउंट चाहिए, तो हमारा टीचर है काशी, वो पहचान नहीं उसको, तो कहते हो तुझे क्यों डिस्काउंट चाहिए, तेरा अब्बा तो जागीरदार है। कहते हैं सर मैंने नया मोबाइल लेना है, तो सोचा यहाँ से कुछ बच जाएंगे तो मैं मोबाइल में डाल दूं। तो मुझे एक बात ही बताओ सर, सलमान यही करता है, अम्मार अली कौन है? अच्छा चलो, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, कंपनी अपना सेक्टर स्विच कर दे, नए सेक्टर में घुस जाए, हम क्या कहेंगे? कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज हो गया। क्या हो गया? बताओ बिजनेस रिस्क कब चेंज होता है? जब हम एक सेक्टर से दूसरे में जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क कब चेंज होता है? सर जब कंपनी लोन लेती है या वापस करती है, फाइनेंशियल रिस्क ऊपर नीचे हो जाता है। बिजनेस रिस्क कब चेंज होता है? अच्छा जब आपने इनको कहा कि हम हलवा पूरी की दुकान लगा रहे हैं, तो इनकी तो हट गई, इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, गंद हो रही है, हम नहीं, हम इसके कंपनी जो है ना वो गलत काम कर रही है, अगर करेगी तो हमें फिर 18% का रिटर्न दे। ऐसा बताओ शेयर होल्डर कब कब चिल्लाएगा? टेक्निकल वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, टेक्निकल वर्ड्स में यूज कर रहा हूं। जब आप सेक्टोरल स्विच करेंगे, क्या करेंगे? सेक्टोरल स्विच क्या होता है? एक सेक्टर से निकल के दूसरे में जाओगे, शेयर होल्डर चिल्लाएगा, रिटर्न मांगेगा एक्स्ट्रा, मे भी खुश हो जाए, कम रिटर्न मांगना शुरू कर दे। आप रिस्की सेक्टर से किस पे आ गए? एक हलवा पूरी वाले ने कहा कि हम क्या बनाते हैं, ये का कॉलेज बनाते हैं, तो उसके शेयर होल्डर खुश हो गए कि यार चलो यार माशाल्लाह, ठीक है जी, पैसे ही पैसा हो गए। अच्छा जी, मस्त प्लान है। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, जब आप सेक्टर स्विच करते हो कौन सा रिस्क क्रिएट होता है, और जब आप सर लोन लेते हो कौन सा रिस्क क्रिएट होता है? इन दोनों सूरतों में शेयर होल्डर क्या करेगा? अगर रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अब बताओ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? मैं बताता हूँ। बिजनेस रिस्क का मतलब है कंपनी के प्रॉफिट्स में चेंजेस आ सकती हैं अगर वो सेक्टर स्विच कर ले। बताओ फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? कंपनी के प्रॉफिट में चेंजेस आ सकती हैं अगर वो मजीद लोन ले ले। ऐसा, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ जब हम सेक्टर स्विच करेंगे क्या चीज चेंज हो जाएगी? ये ऊपर वाला पार्ट, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे, सेल्स चेंज हो जाएंगी, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिस्पॉन्ड करता है किस पे? बिजनेस रिस्क पे। जो नीचे वाला पार्ट है रिस्पॉन्ड करता है किस पे? फाइनेंशियल रिस्क पे। सर अगर हमने कंपनी का मजीद लोन ले लिया लेकिन एआरटीटी चलता रहा, तो मोर और लेस प्रॉफिट्स ऊपर सेम होंगे, सिर्फ नीचे इंटरेस्ट पे चेंज आएगा। और सर अगर हमने एआरटीटी बंद करके हलवा पूरी की दुकान खोल ली, तो सर सूद तो उतना ही जाएगा, हाँ, लेकिन ऊपर सेल वेल सारी क्या हो जाएंगी? तब्दील हो जाएंगी। बताओ सर सेक्टोरल रिस्क, सेक्टोरल चेंज क्या है? बिजनेस रिस्क का क्रिएट होना। सर फाइनेंशियल रिस्क क्या है? ये बात भेजे में बैठती है। दोनों सूरतों में शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगेगा। ऐसा है, ये नोट कर लो सर। इसलिए कि वो कहता है कि जी इस प्रॉफिट के चेंज होने का टेंशन ज्यादा है मुझे, ये शायद चेंज हो जाए। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक है यूबीएल, वो तुम्हें 10% का सूद दे रहा है। एक बैंक है खैबर बैंक, वो भी तुम्हें 10% का सूद दे रहा है। पैसे किसमें रखवाओगे? क्यों? दोनों। जवाब दे दिया ना आपने। इसका मतलब है तुम्हें खैबर बैंक में क्या नजर आ रहा है? रिस्क नजर आ रहा है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार खैबर बैंक में डालो पैसे यार, तुम फिर क्या कहोगे? हाँ अगर मुझे रेट ज्यादा देगा तो फिर मैं डालूंगा पैसे। ऐसा, तो जिस कंपनी में रिस्क ज्यादा होती है तो वो क्या करता है? ज्यादा देना शुरू कर देगा। शेयर होल्डर उसके कहेंगे कि भाई हमें ज्यादा रिटर्न दो, ठीक है लोन देना है, हमें कल से रिटर्न ज्यादा देना शुरू कर दो, ठीक है। इसकी यार देखो, ऐसा नहीं होता कि कंपनी बजाई जा रही है, ऐसा नहीं होता। कंपनी कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, ऐसा रिस्क लेती है जिसको पे ऑफ भी कर सके, ठीक है जी। कंपनी ने ना लोन लिया ना सेक्टर चेंज किया, वो एक ही सेक्टर में रहे, क्यों? बच जाएगी अगर चेंज करो, नहीं ऐसा नहीं।
चलो मैं एक बात बताता हूँ, इधर 2 रुपए ऐड करो, इधर इंटरेस्ट में सिर्फ 2 रुपए ऐड करो, ये नीचे वाला अमाउंट चेंज होगा? होगा ना, 70% चेंज होगा, लेकिन चेंज तो होगा ना। हाँ जी, अब सुनो जरा दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज सुनो, बड़े से आगे बड़े, तैयार हो? थोड़ा सा टेक्निकल आइए, हमने अभी इसका सिर्फ बोरी का मुंह खोला है अभी, ठीक है जी, अभी अंदर कबाड़ पड़ा हुआ पूरा। रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा मांगते हैं शेयर होल्डर्स, वो इसी वजह से, ताकि जो इन्वेस्ट किया है वो जल्दी से, जवाब वेरी गुड मेरे बच्चे जी, बड़े हम आगे बढ़ जाए। ये हम सोच रहे हैं जो नीचे डब्बू उब्बू लगाए ना, इसमें टीचर्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, टीचर यहाँ नहीं खेले, खैर वैसे टीचर्स खेलते भी नहीं है इधर, लेकिन ये कि कुछ जगहों पे खेलते हैं, तो हमने सोचा कि हम बंद कर देते हैं, ठीक है जी। ये टेबल टेनिस खेलते हैं तो क्लासेस आया करवाएंगे बच्चों की, तो हमने सोचा हम बंद कर देते हैं जी। एक दफा एक मैंने टीचर को कॉल किया, 8 बजे की क्लास, पौने पौने 9 हो रहे हैं, मैंने कॉल किया, मैंने कहा कहाँ हो तुम? सर मैं रास्ते में हूँ, फुल नींद में, मैं रास्ते में हूँ। सुना दी मैंने उसको, मैंने कहा यार 200 बच्चा बैठा हुआ है, हमारे बाप का नौकर लगा हुआ है, पौने घंटे बाद भी तुम बिस्तर में हो, ठीक है जी। फिर उन टीचर्स ने कहा अहमद रजा हमें जलील करता है, आज पब्लिक जलील कर रही होगी, ठीक है। मैं, वक्त इंसान को ना ज्यादा जरूर है चीज, ठीक है। चलो जी, नहीं नहीं मैं किसी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो वो बात कर रहा था हमारे यहाँ जो आता है मदरसा पढ़ाने के लिए, उसकी बात कर। अच्छा जी, चलो जी, बड़े इससे आगे, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे बताओ, एक कंपनी के पास डेट है 0, इक्विटी है 100, डेट 0, इक्विटी 100, कंपनी का केई है 16%, कितने परसेंट? 16%। बताओ इसका वैक क्या होगा? वैक 16% ही होगा, क्यों? के पास इक्विटी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जो केई है वो ही वैक भी होगा, ऐसा, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ, कंपनी ने सोचा, गौर से सुनना, कि मैं थोड़ा सा डेट ले लेता हूं, से 20 रुपए का, कितने का? 20 रुपए का डेट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? डेट ले लेता हूं सर मैं, और इक्विटी रहे हमारे पास 100 रुपए, हम थोड़ा सा डेट ले लेते हैं, एक नए प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं, तो हमने ये सारा प्रोजेक्ट किससे फाइनेंस किया? डेट से फाइनेंस किया, तो केडी हमारे पास आई थे 10%, लेकिन जैसे ही हमने 20 रुपए का नया लोन लिया, ये 100 रुपए वाले शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू हो गए, कहा अब हमें 16% नहीं चाहिए, हम लानत बेचते हैं कंपनी के स्टेप पे। हमने कहा फिर क्या चाहिए? उसने कहा हमें 17% चाहिए। अब बताओ मुझे कंपनी का नया वैक निकाल के दो, क्या आ रहा है? कंपनी का नया वैक निकाल के दो, शाबाश। 15.83 पक्का? कैसे निकाला 15.83?
जी बढ़िया मांगे दोस्त। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? 15.833। सुनो 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 सुनो, क्या एग्जामिनर तुम्हें एक वैक दे और कहे कि कंपनी ने लोन ले लिया, नया वैक निकालो, तो नया वैक निकाल के दे सकते हो ना? सीधी सी बात है ना। अब तुम्हें एग्जामिनर घेरेगा काम, वो देखो, आंखें खोल के रखना। अब आ रही है वो चीज जो इतना बिल्डअप किया था, जिसके लिए हमने ये कर लिया कॉपी। है मेरे बच्चों, कॉपी कर लिया? करो। हमारी 2:45 तक है ना क्लास। अच्छा चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पर, बेटा बोर्ड पर, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पर। सर एक कंपनी के पास इक्विटी है 10,000 रुपए की। सर डेट है ही नहीं, इसका कंपनी का के है 20%। देन गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर सुनना। एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले है, प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे 2,000 रुपए। कितने? 2,000 रुपए चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट हमें अगले साल, उसके अगले साल और उसके अगले साल सर 1,200, 1,300 और 500 रुपए देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो ये 10,000 रुपए कंपनी ने कहा रखे हुए, और जगहों पे इन्वेस्ट किए हुए। ये नया प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है। कंपनी ने सोचा हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते। और सुनना, और सुनना, और सुनना, सारी चीजें छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे छोड़ दो लिखना। कंपनी ने सोचा इस नए प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस करते हैं, किससे? लोन से। ये लोन होगा हमारे पास 2,000 रुपए का, हम ले लेते हैं लोन। ये लोन हमें मिलेगा 12% पे। कितने पे? ऐसे 10%। लेकिन जैसे ही हम लोन लेंगे, ये ऊपर वाले जो है ना, वो चलाना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे हमें भी 22% का रेट चाहिए। अब क्या चाहिए बताओ? इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग पुराने बैग से होनी चाहिए या नए बैग से? इसकी डिस्काउंटिंग पुराने बैग से होनी चाहिए या नए बैग से? चलो मुझे एक काम करो, पहले नया बैग निकाल के दे दो कितना। जी जी, ये अभी हमने सीखनी है पूरा, ये मॉडल पढ़ना है हमने आगे, ठीक है ना? ये आती है, कैलकुलेट होता है, ऐसे नहीं कि हवा में, ठीक है ना? पूरा मॉडल है इसके लिए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है ना? तो सीखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन ये सामा पूछा कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए पुराना बैग चाहिए या नया बैग चाहिए? क्या आ रहा है? नया बैग। एग्जैक्ट 20 आ रहा है। फिर इसको थोड़ा सा चेंज करो ना मामा, ऐसे मजा नहीं आएगा। इसको 10 रहने दो, इसको कर दो 24। अब करो, शाबाश। इस प्रोजेक्ट को किस रेट से? 21.6 से। कितने लोग समझते हैं पुराना बैग इस्तेमाल होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करने के लिए? एक मिनट, कितने लोग समझते हैं नया बैग इस्तेमाल होना चाहिए? तो बाकी लोग क्या समझते हैं? कितने लोग समझते हैं पुराना बैग सही है, पुराने बैग से इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग होनी चाहिए? एक बंदा समझता है। कितने लोग समझते हैं नए बैग से इसकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि नया बैग आ गया ना जब ये प्रोजेक्ट आ गया? अच्छा जी, सारे लोग यही समझते हैं। और कितने लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि भाई क्यों, या नया बैग लें या पुराना बैग लें? जी, यही सही बच्चे हैं, इन्हीं का जवाब सही है। ना इसको नए बैग से डिस्काउंट होना चाहिए, ना इसको पुराने बैग से। अच्छा, तो फिर किससे डिस्काउंट होना चाहिए? ना 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 ना, सुनो 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 बेटा, यहाँ देख लो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान लगाना है, मेरा प्यारा बच्चा, ध्यान लगा। औकात से बहुत ऊपर की चीज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि डल गई है किताब में, तो अब पढ़ना है हमने। ये ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं जो यहाँ वहां देख रहे हो फिर अच्छा ये क्या आ रहा है। नहीं, आप यकीन करो, बीएफडी की कल मैंने रात को क्लास ली है। आप लोग ऑन एवरेज एक क्लास में 4 या 3 पेज का काम, 5 पेज का काम मैक्सिमम होता है। मैंने कल बीएफडी की क्लास ली है, 24 पेज का हैंड आउट बनाया, 24 पेज उनको लिखवाए। एक सेकंड के लिए नजर इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है जी? हमने जापान में पेमेंट करनी थी,
हम गए जापान की यन करेंसी खरीदने के लिए, पता चला यन नहीं मिलता पाकिस्तान में, ठीक है जी। फिर हमने सोचा यन नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे भाई, हमने तो यन खरीदना है। पता चला जी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। पहले हमने डॉलर खरीदे रुपए देके, फिर वो डॉलर लेके हमने कन्वर्ट किया उसको यन में, क्योंकि डॉलर दुनिया की वो करेंसी है जिसमें हर करेंसी कन्वर्ट हो सकती है और हर करेंसी डॉलर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है जी। फिर हमने जाके उससे सर दुबई में यन खरीदे, ठीक है जी। फिर दुबई में हमने उसको एक बैंक अकाउंट के थ्रू रूट किया, उसको पे किया। बताओ इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगी? व्हाट इफ कि हम एडवांस दे दें, व्हाट इफ कि हम बाद में दें? ये नशई इसी में घूम रहे हैं। 20 से 22% पे आने पे 3 दफा रिपीट करें। नहीं मैं लिटरली तुम्हें बताऊं, ये रही रात की बीओडी की क्लास में तुम्हें ऐसी बता रहा हूं ना। रुको रुको, ये देख लो, सबर सबर। ये भाई पहले यन और रुपी का हिसाब किताब है, पुट ऑप्शंस हैं, कन्वर्ट करो एक्साइज प्राइस पे, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो, डिसीजन लो, ठीक है जी। चलता जा रहा है, ठीक है जी। ऐसे उठाओ इनडायरेक्ट फ्यूचर्स, ठीक है जी। ये सारा एक उसका काम होता है। ये एक सवाल है, ठीक है ना। ये बेटा सवाल करने के साइज पे तुम्हें कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, ये सॉल्व करने हैं। सुनो 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 मेरे बच्चों, सुनो। एक कंपनी के पास 10,000 रुपए थे, उसका शेयर होल्डर 20% रिटर्न मांग रहा था, वो 20% कमा के उनको खुश रखे हुए था। उसको किसी ने लालच दी कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है 2,000 रुपए का, उसमें पैसे डाल दो। उसने कहा मेरे शेयर होल्डर गरीब लोग हैं, मैं उनसे कैसे मजीद पैसे मांगू। उसने कहा बैंक से लोन ले लो। हमने जाके बैंक से लोन लिया, कितने का? 2,000 का, कम रेट पे मिला। कितने पे? शेयर होल्डर से हम पैसे मांगता कितने रेट देने पड़ते? डेट होल्डर ने कितना मांगा सर? 10%। हम खुश हो गए। इतने में शेयर होल्डर का फोन आया, उसने कहा सर सूद खाने वालों पे अल्लाह की लानत है। मैंने कहा यार अब तो ले ली है। तो उसने कहा अब अगर आपने लानत ले ली है, ये लानत हम भी शेयर करेंगे, हम आपसे 20% से ज्यादा मांगेंगे। कितना? 24% मांगेंगे। अब बताओ सर, मैं ये सोच रहा हूं क्या मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे डालूं या ना डालूं। इतना गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ क्या हो चुका है? शेयर होल्डर्स की हट चुकी है। वो कह रहे हैं आप सूद खो रहो, हमें भी खिलाओ, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, उनके 20% से बढ़ा के क्या कर दिए, 24% कर दिए। मुझे एक बात बताओ, कंपनी का नया बैग कितना है? देखो नया बैग कितना बोर्ड पे, पुराना बैग कितना था? 10,000 रुपए की इक्विटी, 20% का रेट, 0 रुपए का डेट, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय कितना आ रही है? ये कौन सा बैग है? ओल्ड बैग। फिर मेरे बच्चों नया बैग देखो कितना है। 10,000 रुपए, 20% की जगह कितना कमाना है? 24%। और 2,000 रुपए क्या कमाना है? 10% डिवाइडेड बाय 12,000, क्या आ रही है? 21 पॉइंट। ये क्या आ रहा है हमारा? न्यू बैग। अब जो मैं काम करने जा रहा हूं वो आंखें खोल के देख लो, हम नए बैग से इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। बताओ कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को पहले क्या कमा के दे रही थी? अमाउंट में देखो क्या कमा के दे रही थी, 2,000। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी को क्या कमाना है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए? चेक करो। 2600। ऐसा कितने? 2600। कितने ज्यादा कमाने हैं इस प्रोजेक्ट के आने के बाद? 600 ज्यादा कमाने। 600 ज्यादा कमाने। कितना एक्स्ट्रा कैपिटल आया कंपनी के पास? ये कंपनी को कमा के देना। क्यों भाई? जब ये प्रोजेक्ट नहीं आया था शेयर होल्डर सुकून में बैठे हुए थे 20% पे। आपने प्रोजेक्ट लाया, उनकी हट गई, कितने परसेंट वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो आपने इसी प्रोजेक्ट से उनको 4,000 कमा के देना है, जो भी है 4% एक्स्ट्रा कमा के देना है। और इसी प्रोजेक्ट से आपने डेट होल्डर्स को भी कमा के देना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये जो आपने कैलकुलेट किया ये है क्या? भाई पहले अपने स्टेक होल्डर्स के लिए क्या कमा रहे थे हम? 10,000 का 20%। अब अपने स्टेक होल्डर्स के लिए हम क्या कमाएंगे? 10,000 का 24% और 2,000 का 10%, यानी कि 2600। पहले हम कमा रहे थे 2,000, अब हम कमा रहे हैं कितने? इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से हमें कितने कमाने पड़ेंगे? 2600। 600 एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। तो बताओ 600 रुपए एक्स्ट्रा जो कमाओगे तुम्हारे कैपिटल में कितना इजाफा हुआ है?
तो इस 2000 रुपए के नए कैपिटल पे तुम्हें 600 रुपए कमा के देने, तो बताओ सर हमारे पास इफेक्टिवली कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना है हमने। ये 30% क्या कहलाता है? ये कहलाता है मार्जिनल वैक। ये क्या कहलाता है? मार्जिनल वैक। अब बताओ हम प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग किससे करते हैं? पुराने वैक से, नए वैक से? ना पुराने वैक से ना नए वैक से, किससे? मार्जिनल वैक से। हमने ये देखना है कि हमें कितना एक्स्ट्रा कैपिटल मिला इस प्रोजेक्ट के लिए, और उस एक्स्ट्रा कैपिटल पे हमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के देना है। ऐसा ऐसा या याद रखना, सवाल जो वैक का आएगा वो तुमसे पुराना वैक कैलकुलेट करवाएगा, फिर नया वैक कैलकुलेट करवाएगा, फिर वो तुम्हें देगा प्रोजेक्ट। बताओ इसकी डिस्काउंटिंग किससे होनी चाहिए? तुमने जवाब देना ना नए वैक से ना पुराने वैक से, बल्कि किससे? मार्जिनल वैक से। मार्जिनल वैक कैसे आएगा? पहले हम कमा रहे थे सर 10,000 पे 20%, अब हम कमा रहे हैं 10,000 पे 24%। इसी प्रोजेक्ट से हमने 400 रुपए कमा के देने किनको? पुराने शेयर होल्डर्स को, और जो नए डेट होल्डर है उनको भी 200 रुपए कमा के देने। तो इसका मतलब है हमने नए प्रोजेक्ट पे कितने कमाने टोटल? सर 600 रुपए कमाने। नए प्रोजेक्ट से अगर 600 रुपए पर ईयर कमाना चाहते हो, इफेक्टिवली कितना हो गया? अब बताओ मैं इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग किस रेट से करूं? 30% से। तो बताओ डिस्काउंटिंग करूं 30% से, तो सर ईयर 0 बेटा थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा भारी है। बता ईयर 0 पे कितने पैसे डालने हैं हमें? 2000। फिर मिलेंगे कितने कितने? 1200, 1300 और 500। अब बताओ मेरे बच्चों इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 1200 की प्रेजेंट वैल्यू 1.3 डिवाइड बाय 1.3 कितना? 923। फिर बता रहा हूं बेटा, मुश्तबा बता रहा हूं, 2600 कहां से आया? मुझे पता था एक बच्चा आएगा, 2600 कहां से आया? 769। फिर अब एक बच्चा पूछेगा ये कहां से आया? कितना? 22। मेरे प्यारे बच्चों इन सबको एडअप करो, क्या आ रहा है? और एनपीवी निकालो, क्या आ रहा है? -50, -80। क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा डालें? नहीं डालें सर, नहीं डालें, नहीं डालें, नहीं डालें। आपको नजर आ रहा है धोखा है कि 10% के रेट पे 20,000 रुपए मिल रहे हैं, इतने थोड़े से पैसे दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारे पुराने शेयर होल्डर चिल्ला रहे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें? नहीं 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 नहीं। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। जब मैं पूरा किस्सा सुना के खत्म कर देता हूँ, टॉफियां बढ़ जाती हैं, निकाह हो जाता है, लोग चले जाते हैं, फिर एक बंदा आता है कहता है यार वो मामला थोड़ा खराब हो गया। भाई पहले सुन लो, मुझे एक बात बताओ, पहले हम क्या कमा रहे थे बेटा अपने 10,000 रुपयों पे? गौर से सुनना, क्या कमा रहे थे अपने 10,000 रुपयों पे हम हसन और मुश्तबा? क्या कमा रहे थे हम? 20% यानी के 2,000, यानी के 2,000। ये बात क्लियर है? यानी के 2,000 कमा रहे थे। हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, पुराने शेयर होल्डर्स ने हमसे 4%। अब बताओ 4% एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? 400 रुपए। 10,000 पे 400 रुपए, ठीक है जी। और 2,000 जो हमने नए बैंक से लिए उनको भी हमने 10% यानी कि 200 रुपए कमा के, तो नए प्रोजेक्ट से आपको कितना कमाना है? टोटल 600 कमाने। 600 यानी इस प्रोजेक्ट ने पुराने शेयर होल्डर को भी खुश रखना है, क्योंकि इसी के आने की वजह से उन्होंने चलाना शुरू किया। और सर इस प्रोजेक्ट ने जो नए डेट होल्डर है उनको भी खुश रखना है। एक को 2,000 पे 10% देना है, एक को 10,000 पे 4% एक्स्ट्रा देना है। तो बताओ इनको कितने कमा के देने टोटल? सर 600 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 2600 रुपए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2000। तो इसका मतलब इस तरह इसको 600 रुपए कमा के देने हैं, राइट है? कितने पे? 2,000 पे। अब बताओ सर इस प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न चाहिए? क्या आपको इस प्रोजेक्ट से 30% का रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करना चाहिए, ना लोन लेना चाहिए, ना इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए, और हमें उसी लेवल पे रहना चाहिए जो ऊपर आ रहा है। ऐसा? अब बताओ सर जब आप किसी नए प्रोजेक्ट को अंडरटेक करोगे, डिस्काउंट रेट कौन सा इस्तेमाल करोगे? पुराना वैक या नया वैक? मार्जिनल वैक। मार्जिनल वैक कैसे कैलकुलेट होता है? पुराने पुराने शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को हम क्या कमा के दे रहे थे, नए शेयर होल्डर और डेट होल्डर को हमने क्या कमा के देना है, ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय द एडिशनल कैपिटल। मेरे बच्चों आप किसी को समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं, क्लियर है तो आगे बढ़े जी। हसन अनवर क्लियर हो गया बेटा? मुश्तबा क्लियर हो गया? यूशा क्लियर हो गया? कॉपी कर लो उसको, सुकून। जी मेरा बच्चा है।
30% का? देखो मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि पैसे डालें इसमें नहीं डालें? नहीं, हम उसकी एनपीवी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी किस रेट से निकालते हैं ना? जितना रेट आपको इस प्रोजेक्ट से चाहिए, जितना रेट आपको इस प्रोजेक्ट से चाहिए उस रेट से मैं इसकी एनपीवी निकालता हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हो, इसकी आईआरआर निकाल सकते हो। लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास में सीखा था आईआरआर निकालना। आईआरआर निकालोगे ना 30% से कम आएगा। चेक कर लो, 30% से क्या आएगा? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमें 30% से कम देगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने किया क्या? हम ऑलरेडी अपने 10,000 पे क्या कमा रहे थे? 20% यानी 2,000। हमारे शेयर होल्डर खुश थे 2,000 रुपए लेके। कंपनी कुछ प्रोजेक्ट से 2,000 कमा कमा के उनको दे रही थी, वो खुश थे। कंपनी ने सोचा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, पैसे लेने 2,000 कहां से आएंगे? हमने लोन से ले लिए। लोन का रेट कितना है? 10%। तो इसका मतलब है 2,000 पे 10% कितना होता है? 200 रुपए साल गया, बस आपने ये कमाना है। लेकिन पुराने शेयर होल्डर उनकी हट गई, उन्होंने कहा अब हमें 10,000 पे 20 नहीं चाहिए, बल्कि 10,000 पे 24% चाहिए। 4% उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा मांगी। इसका मतलब है अब इस प्रोजेक्ट से आपने 2,000 पे 10% भी कमा के देना है और 10,000 पे 4% एक्स्ट्रा कमा के देना है। इसका मतलब है आपको टोटल कितना कितना रिटर्न चाहिए? 600। और 600 रुपए का रिटर्न आपको सिर्फ 2,000 का एडिशनल कैपिटल पे कमा के देना है, क्योंकि यही कैपिटल आपके पास है ना इस्तेमाल करने के लिए। पुराना वाला तो लगा हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे। तो बताओ अब ये 30% जो रिटर्न मैंने कमाना है कहां से कमाना है? इसी प्रोजेक्ट से। चेक कर लो, अगर इसका आईआरआर 30% से ज्यादा है तो ये वेंचर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आईआरआर 10% से ज्यादा 30% से ज्यादा नहीं है ना, तो फिर इस प्रोजेक्ट में पैसे ना डालो। दूसरा तरीका ये कि आप इसकी एनपीवी निकाल लो 30% पे। अगर एनपीवी पॉजिटिव निकली तो हमें ये पता चल जाएगा कि 30% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं। क्लियर हुआ है? मैं दोबारा बता दूं पक्का। 80 जो एनपीवी आई है उसका मतलब समझा दे, नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ईश्वर नेगेटिव एनपीवी है। नेगेटिव एनपीवी का मतलब है कि इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में अगर पैसे डाले 30% का रिटर्न हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। एनपीवी अगर पॉजिटिव होती तो हम कहते 30% का रिटर्न मैनेज करने के बाद ओवर एंड अबव पैसे बच रहे हैं। 80 रुपए का मतलब है कि हम ये रिटर्न एनपीवी 0 होती हम तब भी इन्वेस्ट कर देते, कोई टेंशन नहीं जी। न्यू है, कहीं पर भी यूज नहीं होगा, हमेशा मार्जिनल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लोन लेने से पुराने शेयर होल्डर्स नहीं चिढ़ते तो हम क्या करते? हमारा ये 10% होता। कैसे? ये 10,000 पे 20% होता, ठीक है, और ये 2,000 पे 10% होता, तो सर हमारा ये 2,200 आ रहा होता। इसका मतलब है सर अगर शेयर होल्डर नहीं चिढ़ते तो हमने सिर्फ बैंक का सूद ही पे करना था। शेयर होल्डर के चिढ़ने की वजह से हम बैंक के सूद के साथ साथ क्या कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स को भी कमा के दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। ठीक है जी, इसका आईआरआर कम होगा। नहीं 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 करेंगे ना हम, 30% से किया ना हमने डिस्काउंट। हाँ फिर हम 10% से करेंगे। कोई काम ही नहीं, नए बैग का कोई काम नहीं होता, पुराने बैग का कोई काम नहीं होता। जब भी नया प्रोजेक्ट आता है हम क्या करते हैं? तो फिर पुराना और नया निकाला क्यों? ऐसे ही जी। जी मेरे बच्चे, नहीं, हम हमेशा मार्जिनल लेंगे। आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी मार्जिनल लेंगे। आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कैसे आएगा? इसी तरह आएगा, इसी तरह ये चिड़ेंगे, इसी तरह एक्स्ट्रा मांगेंगे। देखो नया नया बैग किसी काम का नहीं है, नया बैग किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आ रहे हो ना, बस उस पर आपको एक्स्ट्रा कमा के देना है, लोगों को खुश रखना है। ओवरऑल बैग आपकी नॉलेज के लिए मतलब अच्छा होगा, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा। अब बताओ कंपनी का ओवरऑल बैग कितना है? 21.67। इसका मतलब है ओवरऑल बेसिस पे हमें इतना रिटर्न कमाना है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा कमा के देना है, कुछ लोगों को कम कमा के देना है। ठीक है जी, आईआरआर 13% आ रहा है, ये हो नहीं सकता कि 13% आ रहा है। कितना? 26% आ रहा है। ठीक है जी, अब बताओ आज के दिन हमने क्या सीखा? इरिडीमेबल डेट वो डेट है जो वापस नहीं करना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली आसान है। सिंपल क्या करना है हमने? परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है। फिर हमने दूसरी चीज ये सीखी कि हमें प्रोजेक्ट को अप्रेस करने के लिए क्या करना है? कौन सा बैग इस्तेमाल करना है, पुराना या नया? ना पुराना ना नया, बल्कि अगली क्लास में मार्जिनल बैग पे ठीक ठाक काम करेंगे। 2,000 का लोन लिया है, वो हमको एडिशनल 6,000 कमा के दे, अगर दे तो अच्छी बात है जी।
क्यों है? इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, लेकिन आगे तो इस चैप्टर को लिंक करना है ना बाकी चीजों से, है? मार्जिनल वैग, देखो वैग के 4 सेगमेंट्स हैं, पहला सेगमेंट हमने कंप्लीट किया है। अब मार्जिनल वैग पे हम डिस्कशन करेंगे, मार्जिनल वैग से फिर हम जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे, फिर पोर्टफोलियो सीएपीएम पे। मैंने आपको कहा आप एक चीज छोड़ोगे आपको अगली चीज समझ में नहीं आएगी। जो इस चक्कर में बैठे कि नया टॉपिक शुरू हो तो हम क्लासेस शुरू करें, मेरी उनसे इंतजार है कि पुरानी क्लासेस ले लें, नहीं तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है जी, आप आगे नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 2 नंबर ही आपके साथ ये हो सकती है कि मैं स्टार्ट उसको ऐसे एस्पेक्ट से करूं जो ये मुझे बताओ आपको रेट निकाला, डिस्काउंटिंग कर दी, आपके किताब के अंदर ना एमपीवी भी है, क्या है? मैं पहले एमपीवी बढ़ा देता, उसमें रेट आता, आप कहते रेट कहां से आ रहा है, मैं कहता बेटा गिवन होगा। तो मैंने आपको पहले क्या कराया, रेट कराया। अब जब मैं एमपीवी पे जाऊंगा तो तुम्हें रेट कैलकुलेट करना आता होगा, तुम्हें पता होगा कि रेट कौन सा लेना है, मार्जिनल बैग लेना है, ओरिजिनल बैग लेना है, नया बैग लेना है, ये तो पता होगा। फिर है मेरी भाई पिछली क्लास से ले लो, ठीक है।